हाय, वंस अगेन आई एम बैक। और आज का जो टॉपिक होगा वो कुछ डिफरेंट होगा रिलेटेड टू टेंस। आप सोच रहे होंगे कि सारे टेंसेस को बता दिया गया है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताया नहीं गया है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ए वास्ट टेंस। काफ़ी बड़ा है ये, तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से कहाँ गए थे सर। सो आई वुड लाइक टू से सॉरी बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी विद माई पर्सनल अफेयर्स। सो मेरे को टाइम की थोड़ी कमी थी, शॉर्टेज थी। तो आज मैं बैक हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी नो, हम सुनते आए हैं, हमेशा पढ़ते आए हैं कि टेंस से रिलेटेड सबसे पहले जो टॉपिक आता है, जो टेंस आता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने ऑलरेडी वर्ब फॉर्म्स को बताते समय कि कहा था कि जो बेस वर्ब होती है वर्ब की, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म होते हैं, वो प्रेजेंट टेंस ही होती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म तो होती है, बट इसके अलावा डू भी होती है। ओके, तो स्ट्रक्चर के रूप में देख लेते हैं। आपको बताया गया था कि सेंटेंस, वाक्य, जनरली थ्री काइंड्स के होते हैं जिनका हम टेंस में हेल्प ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला एफर्मेटिव, सकारात्मक, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल है, एसवीओ फॉर्म में होता है। उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यहाँ इससे मतलब क्या है, सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंग है तो सिंग एस आई एन जी ही इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, लाइक जैसे शर्मिला सिंगल गर्ल है, तो शर्मिला सिंग लगाएंगे तो क्या आएगा, शर्मिला सिंग्स वेरी स्वीट। ओके, नेक्स्ट है, और भी दो तरह के वाक्य होते हैं जनरली, नेगेटिव, जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है ना, और इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न बनाते हैं वाक्य, तो उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं डू का। ठीक है, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक मैंगोज, डू यू लाइक स्वीट्स, डू यू प्ले गेम्स है। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, डू के साथ ईएस, डज। ओके, फॉर्मूला सेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य होता है तो डू के साथ ऐसे आई एस। ठीक इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट प्रश्नवाचक या नेगेटिव होता है तो उसमें क्या होता है, डू का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ अब देख लेते हैं, ये तो हो गई हमारी वर्ब फॉर्म्स क्लियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। एस सकारात्मक वाक्य होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखो, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक है और इंटेरोगेटिव है तो आप क्या इस्तेमाल करना है, डू का इस्तेमाल करना है, और एक वचन के लिए ईएस लगानी है उसमें, डस। क्लियर। अब देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंस यूजुअल टू टाइम मल्टीप्लाई वर्ब, कि हमारे पास आ गई वर्ब। जैसे मैं एग्जांपल्स के तौर पे लेता हूं, फॉर एग्जांपल अपने से स्टार्ट करते हैं हम। आई, वर्ब हो गई हमारे पास गेट। क्या हो गई वर्ब, गेट। अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। डेली,
एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे, एवरी अनदर डे। क्लियर? अब वर्ब हो गई इसके अंदर गेट। आगे है अब टाइम। तो टाइम को बताने के लिए कुछ टाइम वर्ड्स होते हैं जिनको एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोला जाता है, और वो है वो डेली, प्रतिदिन। हालांकि ये टाइम को इंडिकेट करता है, बट इसको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी डेली का मतलब रिपीटेड डे, बार बार आने वाला दिन। ठीक है? तो डेली आ गया, तो यहाँ पे टाइम क्या आ गया? डेली मान लेते हैं। टाइम या फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो हमारे पास जो टेंस इस्तेमाल होती है वो होती है क्या? गेट। किसमें? सिंपल सकारात्मक वाक्य में, क्योंकि ये एफर्मेटिव है, सकारात्मक है। और अगर नेगेटिव होता कि नहीं नहीं मैं तो उठता नहीं हूँ जल्दी मॉर्निंग में, नेगेटिव वाक्य, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डू का इस्तेमाल। आई डोंट गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम ए लेट राइजर, मैं तो देर से उठने वाला हूं। ओके? तो सिंपल है, आई गेट आ गया और डेली। ठीक है? तो इसके लिए क्या वर्ब इस्तेमाल होगी? गेट। क्योंकि आई जो होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, यानी जो वर्ब आपके लिए ब्रैकेट्स में दी जाएगी फिल करने के लिए, कि आई गेट अप, मैं उठता हूं, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह, डेली प्रतिदिन। ओके? तो ये इसका सेंस हुआ। एक्शन क्या है? उठना, डेली उठना है, जागना है मॉर्निंग में। और फ्रीक्वेंसी क्या है? एवरी डे, रिपीटेडली, एवरी डे वो यही काम कर रहा है। तो इट मीन्स जो एक्शन रिपीटेड होता है, और जिन रिपीटेड एक्शन को बताया जाता है डेली के द्वारा, रेगुलरली, नियमित रूप से, यूजुअली, अधिकांशतः, एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी सितंबर, एवरी जुलाई, एवरी ईयर। ओके? तो उसके लिए ये क्या होते हैं एडवर्ब? ये फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, यानी एक एक्शन ऐसा होता है जो बार बार आता है, और ऐसे एक्शन को बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सकारात्मक वाक्य के लिए, और डू का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य के लिए। और जो वर्ब आती है उसमें वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें साथ में। ठीक है? आगे देखते हैं। अगला देखो, ऐसे कई सेंटेंस होते हैं जिस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें, तो ये क्लियर हो गया होगा। वी यूजुअली, एक्शन है या वर्ब है, प्ले दी बैडमिंटन इन दी इवनिंग। ओके? अब देखिए यूजुअली आ गया यहां पे, एक्शन है यूजुअली, अधिकांशतः। ठीक है? यूजुअली क्या है? एडवर्ब है, और ये प्ले क्या है? एक्शन है, वर्ब है। तो यूजुअली, अधिकांशतः, अधिकांशतः का मतलब जो अधिकतर किया जाता है, अधिकतर का वही रिपीटेशन। ठीक है? तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा वर्ब को प्ले, क्योंकि वाक्य सकारात्मक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, बहुवचन है, हम ज़्यादा हैं, हम का मतलब ज़्यादा। तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी? प्ले।
क्लियर। ऐसे ही अदर एडवर्ब्स के बाद नेवर आ जाता है, जैसे लाइक ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। शी यूजली कुक्स फूड, वो अधिकतर खाना बनाती है ना। ऑलवेज, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, ठीक है ना। तो इस तरह के तमाम आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट टेंस एक बड़ा है, तो अगला देख लेते हैं कि आगे भी इसमें किन किन सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। सबसे पहली चीज है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसके अंदर क्या होता है, तो वो जो वर्ब फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा बताया जाता है। लाइक जैसे द मून, चंद्रमा है, क्या एक्शन करता है, नॉट रिवॉल्व, चक्कर ना लगाना। द प्लैनेट, जुपिटर। अब देखिए सेंटेंस, वाक्य को मैंने नोट कर दिया, नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव, क्लियर। अब इसमें हम पढ़ेंगे मून, चंद्रमा, जानते हैं हम सभी, दी मून। नॉट रिवोल्व, रिवोल्व का मतलब होता है परिक्रमा लगाना, ठीक है, यानी किसी चीज के चारों तरफ घूमना, ओके। और दी प्लैनेट, प्लैनेट माने ग्रह, जुपिटर बृहस्पति ग्रह। तो इसमें बताया गया है कि जो मून है वो रिवोल्व नहीं करता, किसके, जुपिटर प्लैनेट की। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा रिवोल्व करता है किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, या फिर अर्थ के साथ साथ किसके वो करता है, सन का रिवॉल्यूशन भी करता है, ठीक है ना। तो एक नेगेटिव फैक्ट बताया गया है, एक नेगेटिव यूनिवर्सल ट्रुथ बताया गया है कि ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से वर्ब कौन सी आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि नेगेटिव के लिए क्या है, डू, ठीक है। और अगर वाक्य कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या आएगा, डज, उसमें ईएस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डज, ईएस लग जाए, ईएस जोड़ा जाता है अलग से, ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, द मून नॉट रिवोल्व। तो मून एक वचन है, एक ही है, क्योंकि प्लूरल होता तो मून्स होता, और अर्थ के मून्स होता नहीं है, ठीक है। तो मून सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, डज। डज क्यों इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि डज नेगेटिव सेंटेंस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में। दी मून डज नॉट रिवोल्व का रिवोल्व आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, नॉट की वजह से यहाँ पे डज आ गया, जो कि एक वचन को शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि दी मून डज नॉट रिवोल्व द प्लैनेट जुपिटर। ऐसे और भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर डायरेक्टली आपको बता सकता हूं कि दी स्टार्स, साइंस एट नाइट, कि रात्रि में जो तारे होते हैं वो चमकते हैं, ठीक है। द सन साइंस ब्राइटली एट नून, कि जो सूर्य होता है वो दोपहरी के समय तेजी से चमकता है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सल ट्रुथ आते हैं, लाइक ए स्टार्स फॉल्स ड्यूरिंग द नाइट, कि नाइट के दौरान एक तारा क्या होता है, टूटता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं फैक्ट्स।
दूसरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा बताए जाते हैं वो फैक्ट्स बताए जाते हैं। किसके द्वारा बताए जाते हैं? फैक्ट्स के द्वारा। और फैक्ट्स में क्या होते हैं? जैसे वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, हम जानते हैं कि वाटर बॉयल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, हम सभी जानते हैं। सिंपल है। अगर 100 से नीचे भी रह गया तो पानी उबाल नहीं देगा, वो 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने पे ही बॉयल करता है, हम सब जानते हैं। तो ये एक फैक्ट है। क्या है ये? फैक्ट। और फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और बॉयल की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगी? क्योंकि वाटर सिंगुलर है और सकारात्मक वाक्य है तो क्या आएगा? बॉइल्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर। इसी तरह से साइंटिफिक फैक्ट्स कई आते हैं, लाइक वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कि वाटर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मतलब जमता है। इसी तरह से द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज हाई एट 4 डिग्री सेल्सियस। कि जो पानी का जो आयतन, सॉरी, पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है जो पानी की, वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसी तरह साइंटिफिक जितने भी साइंस के फैक्ट आते हैं, साइंस की जितनी भी बातें आती हैं, चाहे वो किसी रिएक्शन के ऊपर आती हैं, लाइक जैसे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ब्लैंक ट्रांसफॉर्म्स, सॉरी, मेक्स वाटर। कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल करके क्या बनाता है? वाटर बनाता है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, लाइक प्लांट्स एंड ट्रीज प्रिपेयर्स, प्लांट एंड ट्रीज प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight and minerals, water, air and chlorophyll। कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो भोजन बनाते हैं वो किसके जरिए से बनाते हैं? वो हवा, पानी, आकाश, इन सारी चीज़ों की क्या है, जो कुछ अनुकूलित अवस्थाएं होती है उसके दौरान उसमें बनता है। तो ये क्या है? दीज आर द साइंटिफिक फैक्ट्स। और साइंटिफिक फैक्ट्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल होते हैं। हम उनको हिंदी में बोल देते हैं कि पानी इतनी डिग्री पर जम जाता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट, इससे और भी बताते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा पड़ता है ये सेंटेंस, ये टेंस वो काफ़ी बड़ा पड़ता है। फैक्ट्स आ गए हमारे। फैक्ट्स के अलावा कोटेशंस होते हैं। क्या होते हैं? कोटेशंस। कथन, किसी के कहे गए कथन। जैसे कथन क्या होते हैं? ब्यूटी, वर्ब है lie, in the eyes of beholders। कि जो सुंदरता होती है वो निहित होती है देखने वाले की आंखों में। ये फैक्ट है कि किसी को रंग सुंदर लगता है, रंग को देखकर किसी चीज़ को सुंदर बताता है।
कोई किसी की टैलेंट को देख करके सुंदरता बताता है, कोई किसी दूसरे गुणों को देख करके आदमी को सुंदर बताता है। तो अदर सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसके आधार पर ये एक कोटेशन आ जाता है। तो इस कोटेशन को बताने के लिए जो वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम क्या करेंगे, लाइज। तो ब्यूटी एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एक विशेषता है। तो ये हमेशा एक वचनी होती है, इनका कभी भी प्लूरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। इनको अनकाउंट नाउन भी बोलते हैं, जिनको हम काउंट ही ना कर सकें, तो ये एक वचन कही जाती है। तो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर्स। इसी तरह से कई और कोटेशंस भी होते हैं, लाइक हार्ड लेबर ऑलवेज पेज, के कठिन परिश्रम हमेशा अदा करता है मेहनत के रूप में फल को, ओके। इसी के अलावा कई कोटेशंस होते हैं, आप बड़े बड़े क्या कहते हैं, जो ग्रेट पर्सन्स हैं उनके कोटेशन आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हम और भी देखते हैं और किन किन चीज़ों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होती है। तो एक है बहुत ही परसेप्शन में, और परसेप्शन बताए जाते हैं बाय 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंस कौन से होते हैं, आइज, नोज, ईयर्स और माउथ। माउथ में आप टंग को ले लीजिए और स्किन, ओके। तो परसेप्शन इसी से होता है। अब इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर हम इनके द्वारा जो भी एक्टिविटी होती है, यानी हमको इनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कहीं साउंड बजी तो ईयर ने ऑटोमेटिक सुन लेती है ना। कुछ भी हमने खाया तो ऑटोमेटिक टेस्ट का हमें पता लग जाता है। कुछ भी हमने सूंघा तो हमें स्मेल की पता लग जाती है, ओके। और कुछ भी हम जैसे अब गर्मी पड़ रही है तो हमको पता है कि गर्मी फील हो रही है हमको, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये हमारी अनकंट्रोल्ड वो है सेंसेस, ये ऑटोमेटिक हैं। तो जब ऑटोमेटिक सेंसेस के अर्थ में कोई भी वाक्य होता है इंग्लिश में, तो उसमें जब वर्ब भरने की बारी आती है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दी चिलीज वर्ब है टेस्ट, बिटर। इसके अलावा दे हियर द क्राइंग ऑफ समवन। दो ही सेंटेंस ले लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि देखिए ये क्या है, टेस्ट। मैं वर्ब को एक बार लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेंगी कि परसेप्शन वाली वर्ब्स होती है, टेस्ट होती है, हियर है, सी है, स्मेल है और फील। तो ये परसेप्शन वाले वर्ब आएंगे जब आपके सेंटेंस में बनाने के लिए टेस्ट है, हियर है, सी है, स्मेल है और फील है। अगर प्रेजेंट का रेफरेंस है, पास्ट का रेफरेंस नहीं है, पास्ट में भी इंडेफिनिट में इस्तेमाल हो जाएंगे सेकंड फॉर्म के रूप में या डिड के रूप में। तो प्रेजेंट में अगर ये इस्तेमाल होती हैं तो आप इसको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एक वचन और सकारात्मक वाक्य में, और डज का या डू का इस्तेमाल करेंगे इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में, ओके, इन वर्ब्स के साथ। दी चिलीज कि मिर्च जो होती है बिटर,
कड़वी लगती है स्वाद में कैसी लगती है? कड़वी। जैसे ही आप खाओगे तो ऑटोमेटिक हमें टेस्ट का पता लग जाता है। तो ये वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा कि द चिलीज, क्योंकि बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वाक्य सकारात्मक है। टेस्ट बिटर, दे वे हियर सुनना, द क्राइंग ऑफ समवन किसी की चिल्लाने की आवाज़, किसी की चिल्लाहट को वो क्या कर रहे हैं? वो सुन रहे हैं। हम सेंटेंस क्या बोल रहे हैं कि हम किसी के चिल्लाने की आवाज़ को सुन रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस के रूप में। बट हियर हमारा क्या है? नेचुरल है, कोई कंट्रोल नहीं है, हम ध्यान लगा के नहीं सुन रहे। जैसे ही कोई चिल्लाया तो तुरंत हमारी कानों में उसकी आवाज़ आई। तो ये क्या है? ये शो कर रहा है कि हमारी सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमें मैसेज इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। तो ये जो वर्ब बनेगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, यानी दे बहुवचन है, वे वाक्य सिंपल है, वो सॉरी सकारात्मक है, तो क्या आएगा? हियर, कि दे हियर। अब यहाँ हम वो सुनते हैं ये नहीं बोलेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे दे हियर, वो सुन रहे हैं, द क्राइंग ऑफ समवन किसी के चीखने की आवाज़। तो कई बार हम ट्रांसलेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ना, कि हिंदी से इंग्लिश को पढ़ाना, तो कई बार ऐसी कंडीशन में क्या नहीं होती है, ये क्लैरिटी नहीं हो पाती कि सच्चाई क्या है। तो मैं ट्रांसलेशन का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बाकायदा नियम जो मेरे होते हैं वो हमेशा इंग्लिश में ही होते हैं, क्योंकि जितनी इंग्लिश में आप पकड़ रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो परसेप्शन बाय 5 सेंसेस के द्वारा होता है, टेस्ट है, हियर है, सी। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपने देखा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है? परचेजिंग कर रहा है, खरीदारी कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आई सी द मैन परचेजिंग समथिंग, कि मैं इस व्यक्ति उस आदमी को कुछ खरीदते हुए क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ। वर्ब क्या इस्तेमाल की? सी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, लेकिन हिंदी में अर्थ देख रहा हूँ। यानी आप एक टक होके नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड होते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखने के लिए पहली चीज़ तो वॉच शब्द आ जाता है, वॉच, WATCH, वॉच, फोकस के रूप में। तो जब वॉच है, जैसे हम टीवी को क्या अगर ध्यान से देखते हैं, तो वॉच का इस्तेमाल जब किया जाएगा तो कंटिन्यूस में आएगा। जैसे वी आर वॉचिंग अ सीरियल ऑन टीवी, कि हम टीवी पे एक सीरियल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अब लास्ट में इसमें एक और टॉपिक आ जाता है, वो आता है कुछ मिससेलेनस एग्जाम्पल्स आते हैं, जिनको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा जल्दी से जल्दी। जैसे मिससेलेनस में देखिए क्या क्या आते हैं। मिससेलेनस में जैसे वी वर्ब है हमारी थिंक दैट यू शुड लिसन टू योर फादर। ओके, इसके अलावा आई the weather will get well soon। ठीक है, wish
देखिए इतनी बहुत है। वी बार बार थिंक, सोचना, दैट यू शुड लिसन टू योर फादर। ध्यान से समझिए इसको कि हम सोचते हैं दैट कि यू शुड, तुम्हें चाहिए, लिसन टू, सुनना, योर फादर, कि तुम्हें अपने फादर की सुननी चाहिए। अब थिंक, जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई और आपने अपने फ्रेंड से उसको डिस्कस किया, तो फ्रेंड क्या करेगा, वहाँ पे आपको एडवाइस देगा, सजेस्ट करेगा, या अपने विचार रखेगा वहाँ पे। तो यहाँ थिंक से मतलब किससे है, आपके फ्रेंड की ओपिनियन से। किससे? ओपिनियन, विचारधारा से। विचारधारा से, ठीक है, कि वी थिंक, हम ये सोचते हैं, हम ये मानते हैं, या हमारे विचारधारा से हम ये कहते हैं कि तुम्हें अपने फादर की सुननी चाहिए भाई, है ना। तो ये क्या है यहाँ पे, ओपिनियन। तो जब कभी हम प्रेजेंट रेफरेंस में, प्रेजेंट में, अब प्रेजेंट रेफरेंस की पता कैसे पड़ेगी, शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अगर पास्ट की होती तो शुड हैव और लिसन्ड आता। ओके, तो यहां पे थिंक की जगह थॉट पास्ट हो जाता। ओके, तो अब यहां पे क्या है कि वी थिंक दैट यू शुड लिसन टू योर फादर, अपने फादर की सुननी चाहिए। हमारी क्या है, ओपिनियन है, हमारी विचार है। तो इस सेंस में थिंक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगी, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगी, सिर्फ थिंक। वाक्य क्या है, सकारात्मक वाक्य है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, बहुवचन। वी माने हम, ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, थिंक आएगा। होप द वेदर विल गेट वेल सून, आशा करना। हम किसी भी चीज़ की जब कभी आशा व्यक्त करते हैं कि इसमें आशा कर रहा है कि द वेदर विल गेट वेल सून, कि ये मौसम जल्द ही ठीक हो जाएगा, खराब मौसम है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, होप है, आई होप। अगर यहाँ पास्ट होता तो वुड होता, यहाँ पे WOULD, वुड। अगर विल की जगह यहाँ वुड हो जाता है तो यहाँ होप की जगह क्या हो जाएगा, होप्ड। क्लियर? ये पहचान है पास्ट की, प्रेजेंट की। क्लियर? दूसरी चीज इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब कभी आई होप आता है, वी होप आता है, यानी प्रेजेंट वर्ब आती है, तो आप मॉडल विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? और अगर होप्ड आ जाता है तो प्रेजेंट का पास्ट हो गया, ऐसे ही विल का पास्ट क्या हो जाता है, वुड। ये दोनों तरफ से ध्यान रखना। एक मॉडल भी, दो मॉडल आपको ही ध्यान रहेंगे और दो तरह की वर्ब आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो दोनों का ध्यान रखें एक दूसरे से। ठीक है? कई बार मॉडल में पूछ लिया जाता है और कई बार टेंस भी पूछ ली जाती है इसकी। नेक्स्ट है विश, कामना करना। वी विल, सेम वही बात है जो पहले वाले वाक्य में बताइए। यहाँ पे क्या है, विश माने कामना करना, कामना को व्यक्त किया गया है, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी विश, हमारी ये कामना है कि ही विल गेट वेल सून, वो जल्द ही ठीक हो जाए, वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए। तो आई होप you have enjoyed the video and you have learned a lot of things about present indefinite tense. If you like this, so like the video, share the video, and your comment is welcome. So thank you so much. Once again I am back, will be a new topic that will be, I will tell you in my short video. So thank you so much. Good night.